Welcome to WeLearn Virtual Learning Network. So, I'm going to discuss about the subject psychology, and in today's session, we will discuss about the adulthood and aging. In this session, I'm going to discuss the concept of adulthood stage, adulthood versus middle age, and physical and cognitive changes in adulthood and old age. After that, we will cover up the coping with the problems during old age, importance of aged people in the society. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एडल्टहुड वर्सेस मिडिल एज पीपल, उनकी रेलिवेंसी, सोसाइटी पे उनका इम्पैक्ट और जो प्रॉब्लम्स आती हैं ड्यूरिंग ओल्ड एज उसको आप कैसे अंडरस्टैंड करें, उसको कैसे कोप अप करें. सो बेसिकली साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ science related to individuals' behavior. Their study of mental cognition, that how an individual perform and how he or she is going to behave at workplace or day-to-day life. किसी भी वर्क प्लेस पे इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसका वे ऑफ बिहेवियर क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका परसेप्शन क्या है, इन सारी चीजों के रिगार्डिंग जिन चीज की स्टडी आप करते हैं वो सब्जेक्ट, वो फिनोमेना आपका साइकोलॉजी कहलाता है. बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ मेंटल साइंस, दैट हाउ एन इंडिविजुअल बिहेव. इस सेशन में आप योग्य हो जाएंगे, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ different characteristics and their periods of adulthood and old age. After that, the session's objective is to describe the key developmental changes during adulthood. क्या क्या changes आते हैं, कैसे आप aging की problem को cope up कर सकते हैं, उनके various prospects, and aging and aged people की जो concerns होते हैं उसके regarding कैसे आप उनको appreciate करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के इस सेशन में सबसे पहले समझते हैं अडल्टहुड स्टेज. जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी एक ह्यूमन बीइंग है उसके 4 स्टेजेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि वो बस बर्थ लेता है एज अ चाइल्ड, देन वो उसकी बर्थ के बाद उसका जो ग्रोइंग स्टेज होती है, देन एडल्टहुड स्टेज होती है, देन वो फिर एडोलसेंस हो जाता है. तो जिस तरीके से जो ये स्टेजेस हैं एक इंडिविजुअल की, उसको आप एक प्रोडक्ट से भी कंपेयर कर सकते हो. उसकी इनिशियल स्टेज, उसकी मैच्योरिटी, उसका डिक्लाइन पीरियड, ये दिस इज प्रोडक्ट की स्टेजेस हैं. उसी तरीके से एक ह्यूमन बीइंग की भी 4 साइकिल्स हैं जिनको आप लाइफ साइकिल कह सकते हो एक इंडिविजुअल की. Being a child, being a young, being adulthood, and being an adolescence. What are the various phases? So, first of all, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे adulthood stage की. The period of adulthood is marked by society's expectation of performing one's duty as an adult. Basically, जो Indian tradition है, उसके अकॉर्डिंग आप adulthood को गृहस्थ आश्रम से कोरिलेट करते हैं. जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग अपनी स्कूलिंग लाइफ को कंप्लीट करने के बाद जब अपने करियर को सेटल करता है तो वो जो उसकी फेज होती है, जो उसकी साइकिल होती है एडल्टहुड की, वो उसका न्यू फेजेस, जो लाइफ के न्यू फेजेस हैं, न्यू चैलेंजेस हैं लाइक मैरिज, वो उसका गृहस्थ आश्रम का पार्ट है. लाइक प्रोफेशनलिज्म, जो वो करियर के रिगार्डिंग वो अपने को कोप अप करता है. तो ये जो इंडियन भारतीय संस्कृति है उस पर पार्टी को, उस फेज को आप गृहस्थ आश्रम में कंसिडर करते हैं. कुछ ऐसे पीरियड, जैसे चेंजेस होते हैं इस एडल्टहुड में जिसमें जो सोसाइटी, जो समाज है हमारा, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बीइंग एन एडल्ट he or she should perform this duty. उनको इस स्टेज पे, इस मासिव स्पेस प्लेटफॉर्म पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी होगी. कुछ ऐसे स्पेशल रोल्स होते हैं जिनसे हम अपने रिलेटिव्स, अपने रिलेशनशिप लाइक फैमिली, करियर, इनमें एक मेजर माइलस्टोन साबित होता है. वो फेज आपका अडल्टहुड कहलाता है. तो बेसिकली इन नटशेल यू कैन सी से
the period where we have to perform our duty, whether it is in the form of relationship, whether we have to follow some job responsibility. So these are some basic challenges regarding career, regarding family. तो ये जो फेज है आपका, जिसमें आपको सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन पे भी खरा उतरना है, वो जो फेजेस हैं आपके बीइंग एन एडल्ट, वो स्टेज आपकी अडल्टहुड कहलाती है. सो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अडल्टहुड स्टेज. एक किसी भी इंडिविजुअल की, एक ह्यूमन बीइंग के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके थ्रू आप एक बिहेवियर, अपने बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करते हैं. वेदर वो पॉजिटिव किसी पर्सन के लिए हो सकता है, किसी पर्सन के लिए नेगेटिव हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द साइकोलॉजी, इट डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड देयर कंटेक्स्ट ऑल्सो. सो लेट्स मूव ऑन इन माई नेक्स्ट स्लाइड. इस स्टेज में जो अभी हम एडल्टहुड की चर्चा कर रहे हैं, ड्यूरिंग दिस स्टेज कोई भी जब इंडिविजुअल एंटर करता है सोशल लाइफ में, एक्सेप्ट, और जो एक्सेप्ट करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, लाइक फैमिली, मैरिज एंड एंटरिंग इनटू वंस करियर, वो स्टेज आपकी एडल्टहुड कहलाती है. जो स्टेज है एडल्टहुड की, उसको आप फॉलोइंग पीरियड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज यंग एडल्टहुड. मीन्स इन स्टेज को, जो एडल्टहुड की फेज है, जब आप तैयार हो जाते हैं अपने आप को, अब करियर की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए, आप सारे नॉर्म्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं. उसके वेरियस फेजेस हैं. उन फेजेस का क्लासिफिकेशन है. सबसे पहला है यंग एडल्टहुड. मीन्स यू आर क्वाइट मैच्योर, यू आर क्वाइट रिस्पॉन्सिबल, यू आर रेडी टू हैंडल ऑल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, their job profiles. So in this phase you can categorize it into below 20 years to 30 years. ये फेज आपका यंग एडल्टहुड का पार्ट है. नेक्स्ट जो स्टेज है आपकी, वो मिडिल एडल्टहुड में आप देख सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं. उनके जो स्टेजेस हैं दैट इज 40 to 50. एंड आफ्टर दैट जो लेटर एडल्टहुड आता है वो 60s एंड अबव आता है. तो ये आपके क्लासिफिकेशंस हैं, जिसमें ड्यूरिंग फेजेस, लाइफ के फेजेस के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल की बिहेवियर, उसकी पर्सोना के अकॉर्डिंग आप इन चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं. यंग एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड एंड लेटर एडल्टहुड. सो ये एडल्टहुड स्टेज के क्लासिफिकेशंस हैं. उनका जो मेन मोटिव होता है कि रिगार्डिंग एनी इंडिविजुअल, जब वो एंटर करता है सोशल लाइफ में और एक्सेप्ट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की, मैरिज की, करियर की, वो फेज उसका एडल्टहुड का पार्ट कहलाता है. नेक्स्ट इज यंग एडल्टहुड. यंग एडल्टहुड इट मीन्स इस पीरियड में जो भी लाइफ साइकिल का फेज है, जो पीरियड है, जो ड्यूरेशन है, इसमें एक खुद को हम हिमसेल्फ जो देखता है पर्सन, हिमसेल्फ और हर सेल्फ एज एन ऑटोनमस एंड इंडिपेंडेंट एडल्ट. उसमें वो अपने आप को डिपेंडेंट फोर्सेस के थ्रू एक्सेप्ट ना करके इंडिपेंडेंट फोर्सेस, इंडिपेंडेंट एडल्ट कहलाना चाहता है. ऑटोनमस मीन्स जो भी डिसीजन लेने हैं उसको वो खुद लेने हैं. ही या शी शुड बी सोल डिसीजन मेकर. मीन्स जो भी उसका बिहेवियर है, जो भी उसका परसेप्शन है, उसमें वो इन चीजों को, अपने आप को जो परसीव करना चाहता है, वो एक ऑटोनमस एंड इंडिपेंडेंट एडल्ट की तरह देखना चाहता है. बिकॉज इस एज में जो यंग स्टेज है, इसमें आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं अपने आप को. नए काफी सारे टास्क हैं, काफी चैलेंजेस हैं लाइफ के, जिसमें आपको एस्टैब्लिश करना होगा फाइनेंशियल और इमोशनल इंडिपेंडेंस. फाइनेंशियल जो वित्तीय और जो इमोशनल इंडिपेंडेंस है, मीन्स जिसके थ्रू आप किसी पर्सन को कंसोल कर सकते हैं, जो भी वो आपकी इनर के ट्रेट्स हैं, और जिससे कि आप मैरिटल रिलेशनशिप में अपनी जो फेजेस हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, उनको आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनको आप कंसोल कर सकते हैं. तो बीइंग एन यंग एडल्टहुड बेसिकली नए चैलेंजेस जो लाइफ के हैं, उनमें आपको फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनली रिलेशनशिप को हैंडल करना है. इसके साथ आपको सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको भी कोप अप करना है, उनको भी फुलफिल करना है. सो ये फेजेस आपकी यंग एडल्टहुड का पार्ट है. बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट, एज यू नो दैट जो हमारी कंट्री का जो इकोनॉमी का फेज है, जिसमें बेसिकली हम डेवलपिंग इकोनॉमी का पार्ट है, डेवलपिंग इकोनॉमी का फीचर है, जिसमें हम डिपेंड करते हैं बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव की शॉर्टेज है हमारे यहाँ, और लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे हम फोकस करते हैं.
बिकॉज लेबर को हम यहाँ पे चीफर सोर्सेज ऑफ फैक्टर मानते हैं। तो जो भी हमारे अनएम्प्लॉयमेंट हैं, जो बेरोजगार एंड मैरिटल डिस्कॉर्ड है, जो जिसमें रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, डिस्टॉर्शंस आते हैं, वो दो ऐसे टिपिकल क्राइसिस कंडीशंस हैं जो कि अर्ली एडल्टहुड में आप फेस कर सकते हैं। तो किसी भी पर्सन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो भी ड्यूरेशन है, उसको अकॉर्डिंग टू एरिक्सन दिस पीरियड इज characterized by a crisis of intimacy versus isolation। इन दोनों जो इन phases हैं इनको डिफाइन किया गया है intimacy versus isolation, अलगाव versus nearness। मीन्स आपको कोई अकेलापन फील हो, आइसोलेट कर दिया जाए, और इंटीमेसी आपको लोगों का सपोर्ट प्राप्त हो, वो आपकी इंटीमेसी घनिष्ठता है। इन दोनों फेजेस में आपको यंग एडल्टहुड के अकॉर्डिंग इनकी कैरेक्टराइज उनको कर दिया गया, जो ये क्राइसिस आप फेल करते हो। जितने भी यंग एडल्ट्स हैं उनको ये डेवलप करना चाहिए, ये एबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि वो डीप रिलेशनशिप को, जिस भी एक पर्सन ही या शी, जो भी उसकी जो कंपेनियनशिप है, जो भी उसकी रिलेशनशिप है, उसमें वो इंटीमेसी होनी चाहिए, स्पेशली इन द केस ऑफ मैरिज। क्योंकि जो भी सोल है, जो भी एक इंडिविजुअल की सोल है, उनको आप क्या करते हैं, इसके थ्रू ज्वाइन करते हैं। सो इस तरीके से आप सोशली और इमोशनली आप आइसोलेट हो जाएंगे अगर उस रिलेशनशिप में आप अपनी स्किल्स को फुल्ली डिवोट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप अपनी कंपेनियनशिप को रेगुलराइज करते हैं, रिलेशनशिप को आप ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं, तो जो भी आपकी स्किल्स हैं उसमें आप उस चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी आपका पैटर्न है, सोसाइटी का जो पैटर्न है, उसके थ्रू आप क्या हो जाएंगे, चीजों में जो रियलिस्टिक चीजें हैं लाइक सोशली एंड इमोशनली, उन चीजों में आपको आइसोलेशन फील होगा। सो इस तरीके से दीज आर सम वेरियस फेजेस जिसके थ्रू आप इस एडल्टहुड को कंसीडर कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यंग एडल्टहुड, चॉइस ऑफ अ करियर, देयर आर बेसिक ट्रेट्स विच वी हैव टू फॉलो। प्लीज क्या ऐसे ट्रेट्स हो सकते हैं लाइक चॉइस ऑफ अ करियर, करियर को सिलेक्शन के चॉइसेस हैं। स्टार्टिंग अ फैमिली लाइफ, आप कैसे अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं। दीज आर सम वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरियस ट्रेट्स जो किसी भी एक इंडिविजुअल के माइंड में की एनालिसिस होती है, वो प्लान करता है चीजों को रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग फैमिली लाइफ, कैसे उसके जो कलीग्स हैं उनके बीच में वो कैसे क्लोज रिलेशनशिप लेके आए, कैसे रिलेशनशिप को मेंटेन करके चले, कैसे वो सोसाइटी के बारे में कंसर्न हो। तो इस तरीके से कुछ यंग एडल्टहुड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला है करियर सिलेक्शन, देन फैमिली लाइफ कैसे वो स्टार्ट करे, फिर उसके बाद जो क्लोज रिलेशनशिप है विद पीयर्स एट वर्क प्लेस, उसमें इंटीमेसी कैसे हो, एंड द कंसर्न्स अबाउट सोसाइटी, जो भी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है, जो आम मासेस की जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन के लिए वो कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करे। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इस पीरियड में यंग एडल्टहुड में वी हैव टू फेस। नेक्स्ट स्टेज इज अडल्टहुड और मिडिल एज। मिडिल एज को आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं कॉम्पिटेंस से। कॉम्पिटेंसी, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, ये जो एज है जो इसके थ्रू आपकी जो स्किल्स होती हैं, जो आपकी एबिलिटी टू थिंक होती है, एबिलिटी टू डिसाइड होती है, जिसमें आप सिलेक्शन में कर सकते हैं, जो भी आपके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उसमें डिसीजन ले सकते हैं, उसमें कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी, एबिलिटी होनी चाहिए। ये सारी चीजों को आप इन स्किल्स के बेसिस पे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। बेसिकली जो एरिक्सन जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने जो कैरेक्टराइज किया मिडिल एडल्टहुड को, वो ऐसा फेज बताया जिसमें कि आप जो क्राइसिस फेस करते हो, जिसमें ये क्राइसिस इन्वॉल्व होती है, इसमें जनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन। सेल्फ एब्जॉर्प्शन मीन्स खुद से रिगार्डिंग जो डिसीजन आप लेते हैं उसमें उन चीजों को खुद की अवेयरनेस, एंड जनरेटिविटी, जो भी आप चीजों का कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, जो इंफरेंसेस ड्रॉ करते हैं, वो आपके खुद की स्किल्स के बेसिस पे है। तो इस तरीके से एक जो पर्सन है वो कैसे इस पीरियड को मीनिंगफुल बनाए, कैसे उसका ही या शी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जिससे वो अपनी नीड्स को, अपने गोल्स को, अपने डिजायर्स को कैसे फुलफिल कर सके, वो सारी कॉम्पिटेंसी, सारी मैच्योरिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एडल्टहुड और मिडिल एज का पार्ट है।
बेसिकली देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स. नंबर 1, कॉम्पिटेंसी. उसकी जो कॉम्पिटेंसी है, जो क्षमता है, जो उसकी मैच्योरिटी है का लेवल है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी है, वो उसकी मिडिल अडल्टहुड की देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स. कुछ इसके बॉडी की ट्रेट्स हैं. कैसे वो अटेंशन फोकस करे चिल्ड्रंस पे, जो भी चिल्ड्रंस हैं उन पे कैसे वो अटेंशन फोकस करे, मीन्स उनकी जो नीड्स है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे फुलफिल करे. प्लान्स फॉर ओल्ड एज, जो भी ओल्ड एज है उनके रिगार्डिंग कैसे वो प्लान करे. जो भी मेनोपॉज ऑकरेंसेस की प्रॉब्लम, जो कि फीमेल के लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी फीमेल की प्रॉब्लम्स होती हैं, उन चीजों के रिगार्डिंग जो ये मिडिल एज की ये सारी डिस्टॉर्शंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनको वो कैसे कोप अप करे. तो बेसिकली देयर आर सम वेरियस फीचर्स जो कि एक मिडिल एडल्टहुड में पाए जाते हैं, स्पेशली फॉर कॉम्पिटेंसीज, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी. आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन इन माय नेक्स्ट स्लाइड. हियर वी विल डिस्कस अबाउट ओल्ड एज. ओल्ड एज बेसिकली जो भी हमारी ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एक ह्यूमन बीइंग जब वो बड़ा होता है, बच्चा होता है, बीइंग अ बेबी, जब वो ग्रो करता है, देन उसकी जो एडल्ट की स्टेज आती है ना, आफ्टर दैट जो उसकी लास्ट स्टेज है जिसमें कि वो ओल्ड कंसीडर किया जाता है. तो जो एडल्टहुड के बाद आपका मिडिल एज पीरियड है एंड आफ्टर दैट आपकी ओल्ड स्टेज. तो जो ओल्ड एज की स्टेज है उसमें जो ह्यूमन बीइंग है, जो उसका बिहेवियर है, जो उसका लेवल है, उस एज में वो क्या होता है 60 के अराउंड माना जाता है. इस स्टेज में मोस्ट इंडिविजुअल्स सबसे पहली बात की अपनी जॉब्स को लूज करते हैं. उनकी सर्विस जो होती है वहां से जैसे वो एक्टिव रहते हैं, सर्विस से वो रिटायर हो जाते हैं. एजिंग फैक्टर होता है जिसमें कि साइकोलॉजिकल फिनोमेना है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लाइक राइटर्स, स्टेटमैन्स, प्रोफेसर्स, योगीज, जो कि एक प्रोडक्टिव लाइफ लीड करते हैं और एक्टिव रहते हैं ड्यूरिंग ओल्ड एज. तो देयर आर सम बेसिक कॉन्सिक्वेंसेज, ऐसे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि ओल्ड एज को कंसीडर करते हैं. फिजिकल एंड कॉग्निटिव चेंजेस ड्यूरिंग एडल्टहुड एंड ओल्ड एज. जो भी फिजिकली एंड कॉग्निटिव मेंटल एबिलिटी के जो चेंजेस होते हैं, जो मेंटल स्टेटस होती है एक ह्यूमन बीइंग में, एक बिहेवियर में, उसमें आप चेंजेस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल चेंजेस. जो मेजर फिजिकल चेंजेस एसोसिएट करता है एजिंग का, उसको आप एक्सटर्नल चेंजेस, इंटरनल चेंजेस एंड सेंसरी कैपेसिटीज को एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज को आप कंसीडर करते हैं. फिजिकल चेंजेस मीन्स जो भी एक ह्यूमन बीइंग है, whether it is he or she, उसके जो फिजिकल चेंजेस होते हैं मीन्स लाइक एजिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बिहेवियर में चेंजेस होता है, उसके इंटरनल चेंजेस होते हैं, उसकी जो सेंसरी कैपेसिटीज हैं, जो उन चीजों को समझने की जो क्षमता है, जो उसकी मेंटल लेवल की एनालिसिस है, जो योग्यता है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं. तो वो उनके फिजिकल चेंजेस का पार्ट है. एक्सटर्नल चेंजेस में जो ग्रोइंग एज के जो साइन होते हैं वो दिखने लगते हैं एक इंडिविजुअल्स में. सिम्टम्स जो होते हैं ग्रोइंग ओल्ड एज के वो भी आपको विजिबल हो जाते हैं, नजर आते हैं. की टू फिजिकल एंड कॉग्निटिव चेंजेस में कुछ ऐसी बेनिफिशियल सपोर्टिव थिंग्स हैं जिनको हमें रिमेम्बर रखना चाहिए, लाइक की टू लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ इन ओल्ड एज. इसके बाद भी जो हमारे ये फिजिकल फैक्टर्स हैं, जो हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हैं, एजिंग फैक्टर को कंसीडर करते हुए हमें कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको हमें कंसीडर करना चाहिए लाइफ की अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में, जो कि एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए. तो जो की है वो सबसे पहला है ईट हेल्दी डाइट. आपको हमेशा एक प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला एक हेल्दी डाइट आपको लेनी चाहिए. देन यू हैव टू एक्सरसाइज रेगुलरली. जो भी आपकी एक्सरसाइज है उनको आपको रेगुलर वे में करना होगा. इससे क्या होगा, जो आपका स्ट्रेस लेवल है, जो नेगेटिव वाइब्स आती हैं, वो आपकी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएंगी. तो ईट हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली, रिड्यूस स्ट्रेस लेवल. ये कुछ ऐसे फिजिकल ऐसे कुछ इफेक्ट्स हैं जिनको अप्लाई करके आप हेल्दियर लाइफ रह सकते हो. डोंट स्मोक और ड्रिंक अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स. आपको अल्कोहलिक जो भी ड्रिंक्स होती हैं, लिकर्स वगैरह, इनको अवॉइड करना होगा, स्मोक नहीं करना है, जिससे आप एजिंग फैक्टर के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. कुछ ऐसी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं उनको कंसीडर करिए.
पॉजिटिव ट्रेट्स को कंसिडर करिए, कुछ सोशल वेलफेयर के लिए आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करिए जिससे मासेस को आप कंट्रीब्यूट कर सको, कुछ स्पिरिचुअलिटी एंड फेथ, जो ईश्वर है, जो कर्मा है, उसके रिगार्डिंग कुछ स्पिरिचुअल, बीइंग स्पिरिचुअल, आप वो मेंटल एबिलिटी, मेंटल एनालिसिस, वो कॉग्निशन माइंड का डेवलप करो। तो ये सारी चीजें हैं जिनके थ्रू आप हेल्दी लाइफ को रह सकते हैं। नाउ in this slide I'm going to discuss about internal changes। अभी आपने ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम डिस्कशन किया था। इंटरनल चेंजेस बेसिकली जो फिजिकल चेंजेस हैं, जिसमें आपका एजिंग है, साइन फैक्टर है, वो सारी चीजें दिखने लगती हैं। इंटरनल चेंजेस का मतलब है कि कुछ ऐसे चेंजेस, जो ऐसे सिम्टम्स जो कि विजिबल नहीं है, जो कि सिम्टम्स हैं कि आप ओल्ड हो रहे हैं, बट वो चेंजेस आपको विजिबल नहीं है। इसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर हार्ट से रिलेटेड सिस्टम है एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो कि मेडिकल के टर्म्स हैं। इनके अकॉर्डिंग आपके ये सारे बॉडी के इनिशियल इंटरनल पार्ट्स हैं जिनके थ्रू जो चेंजेस, एजिंग इफेक्ट्स हैं, वो कंसीडर किए जाते हैं, बट ये विजिबल फैक्टर्स नहीं है। कुछ आपकी सेंसरी कैपेसिटीज हैं, लाइक जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपको जो आपकी सेंसरी एबिलिटीज हैं, सुनने की, देखने की, फील करने की, वो सेंसरी एबिलिटीज आपकी ग्रेजुअली धीरे धीरे स्लो होती जाती है। तो इस तरीके से ये फैक्ट्स हैं, फीचर्स हैं, जिसमें ओल्ड एजिंग पीपल, जो पर्सन्स होते हैं, वो कैसे अच्छी चीजों को अप्लाई करके अपनी हैप्पीएस्ट लाइफ बना सकते हैं, लॉन्गर लाइफ बना सकते हैं, और कैसे ये जो इफेक्ट्स हैं, जो कि सेंसरी कैपेसिटीज हैं, इंटरनल चेंजेस हैं, कैसे वो एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। Cognitive changes, physical and cognitive changes during adulthood and old age। Cognitive changes ऐसा क्या है? जो mental level है, cognition, mental analysis, basically mental ability को consider करते हैं ऐसे process से, ऐसी प्रक्रिया से, जिसमें जहां पे हम information को acquire करते हैं, store करते हैं and used करते हैं। तो वो cognition का process आपकी information की acquirance, स्टोरिंग एंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन से है। जब एडल्टहुड के दौरान एजिंग एक वेरियस प्रॉब्लम थी, लाइक मेमोरी, लर्निंग, अटेंशन एंड स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस गेट एडवर्सली अफेक्टेड। जब एडल्टहुड के दौरान जो एजिंग की प्रॉब्लम है, उसमें जो सबसे एस्पेक्ट्स है वो कॉग्निशन का है, लाइक मेमोरी का, लर्निंग का, अटेंशन का, स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस का, जो कि एडवर्सली अफेक्ट कर जाती है। धीरे धीरे वो प्रॉब्लम रेज हो जाती है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जो एजेड पीपल होते हैं वो ऑफन रिपोर्ट, वो भूलने की उनकी हैबिट बढ़ जाती है, नई टेक्निक्स और नई स्किल्स को एक्वायर करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो दीज आर सम फिजिकल एंड कॉग्निटिव चेंजेस ड्यूरिंग एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। कोपिंग विद द प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग ओल्ड एज। जो ये ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, जो कि एक ह्यूमन बीइंग है, उसमें ये 4 फेजेस पाए जाते हैं। जब वो बर्थ लेता है, जब वो चाइल्ड होता है, देन जब वो यंग होता है, और देन उसके बाद जब उसकी एडोलसेंस, जब वो बूढ़ा हो जाता है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। अभी जब आपने डिस्कस किया एडल्टहुड, मिडिल एज पर्सन्स एंड ओल्ड एज। जो ओल्ड एज में आपने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको कोप अप करने के लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज कंसीडर करनी पड़ेंगी। सबसे पहला एटीट्यूड है बी फ्लेक्सिबल। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी सो दैट वन में अडॉप्ट टू द प्रेशर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड एज। आपको फ्लेक्सिबिलिटी का एटीट्यूड डेवलप करना होगा, जिससे कि आप प्रेशर, जो प्रॉब्लम्स हैं ओल्ड एज की, उसको आप अडॉप्ट कर सके, झेल सके। फ्लेक्सिबल रहेंगे तो जो चेंजेस हैं उन चेंजेस को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज दैट वन हैज टू एक्सप्लोर न्यू वेज ऑफ कोपिंग विद लाइफ इवेंट्स। आपको ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि जो नए तरीके हैं कोप अप करने के, लाइफ के इवेंट्स हैं, जो भी प्रैक्टिकल आउटकम्स हैं, जो सिनेरियोज हैं, उनको कैसे आप एक्सप्लोर करें, जिससे जो भी पॉजिटिविटी है वो आपके पास आए और नेगेटिव वाइब्स वो रिड्यूस हो जाए। जो इस तरीके से ओल्ड एज की जो प्रॉब्लम्स है उनको आप कोप अप कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को यूज करें,
लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज को यूज करें रादर देन विथड्रॉइंग और आइसोलेटिंग। गिव अप करने के बजाय या आइसोलेशन लेने के बजाय आप उन चीजों की प्रॉब्लम्स को उनको स्ट्रैटेजीज के साथ यूज करें, इंफॉर्मेशन लें, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखें, जिससे कि आप ऑर्गेनाइजेशन की, एक ह्यूमन बीइंग की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कुछ ऐसे कॉन्फिडेंस जो आपका लेवल है, जो कि आपकी सेल्फ रिलायंस है, एक हेल्दी एटीट्यूड है, इससे आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। जो भी आपके मेन इफेक्टिव कोपिंग स्किल्स हैं, जो एडेप्टिव अप्रोच है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, उसमें कैसे आप अपनी लर्निंग को रिलेटिव बना सकते हैं, कैसे वो आपके लिए इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो ये सारे जो फेजेस हैं आपके, वो लर्निंग के पार्ट है। बेसिकली जितनी भी एजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इसके थ्रू आप उन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। सोशल सपोर्ट, बेसिकली जितना भी आपका सोशल नेटवर्क स्ट्रांग होगा, इसका मतलब है कि आप उसको दूसरी तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ग्रुप एक्टिविटीज हैं, जैसे क्लब्स हैं, टेम्पल्स हैं, वहां पे आप अपनी एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, एक सोशल नेटवर्क बनाइए जिसमें आपके एक सेम एज के पर्सन्स इन्वॉल्व हो, जो कि नेबरहुड में हो। कुछ ऐसे इन्वॉल्वमेंट कीजिए जहां पे आप पेरेंटिंग हेल्प्स करिए, जिससे कि जो बड़े बूढ़े हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं, उनकी पर्सनल और इमोशनल नीड्स फुलफिल हो जाएं। तो इस तरीके से कुछ ऐसे एजिंग एंड सोशल सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके बिहाफ पे पेरेंटिंग हेल्प करती है, एल्डरली सेटिस्फाई होते हैं और उनके मेंटल, उनके इमोशनल, पर्सनल, मोटिवेशनल लेवल, सारी चीजों में एक नई जान आती है। इंपॉर्टेंस ऑफ द एज्ड पीपल इन द सोसाइटी, जो भी हमारे ओल्ड एज पर्सन्स हैं, वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं और उनको हमेशा कहा जाता है वास्ट रेपर्टोयर ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। उनके एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे उनको एक खजाना दिया जाता है, उनको खजाना बोला जाता है एक्सपीरियंसेस का, क्योंकि उनकी जो नॉलेज की स्किल्स है, जो एक्सपीरियंसेस है, वो बहुत ही अच्छे हैं। जो एल्डर्स है फैमिली का, वो हमेशा एक मीडियम माना जाता है, एक माध्यम माना जाता है कल्चरल ट्रांसमिशन, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। जितने भी इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं और जो वैल्यूज होती है जनरेशन की, उसको भी अगर फैमिली में जो एल्डर्स एब्सेंट है, नहीं है, तो वो मिसिंग सा हो लगता है। तो इस तरीके से जो भी एज्ड पीपल्स हैं सोसाइटी में, उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी रेलिवेंसी, उनका इमोशनल लेवल, ये सारी चीजें मैंडेटरी हैं ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज डे टू डे लाइफ के लिए। Basically, here are some practice questions. On the basis of this session, you are able to go through it. First of all, you have to define the longer and healthier life. You have to define some various keys, and after that you have to mention what attitude is helpful to meet out the pressures and problems of old age. After that you have to define the main causes of today's problems in society, and the last question is how can one remain healthy during old age. So basically these are some questions. I hope you enjoyed the session. Thank you.